नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के इस वीडियो में हम संकट नेत्रालय चेन्नई के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ महीनों पहले मेरे पापा का राइट आई में मैकुला होल डिटेक्ट हुआ। तो जो हमारे सिटी के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बेसिकली रेफ़र किया कि आप संकट नेत्रालय चेन्नई चले जाओ, वहाँ पे आपकी बेहतरी सही तरीके से इलाज हो जाएगी और ये प्रॉब्लम आपकी फ़िक्स हो जाएगी। तो चेन्नई हमारे लिए चेन्नई हम लोग पहले कभी गए नहीं थे, तो वो शहर भी हमारे लिए नया था और बेसिकली जो हॉस्पिटल की सिस्टम हो या प्रोसीड्यूर, वो सारी चीज़ हमारे लिए नई थी। थोड़ा बहुत सुना था हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि वो हॉस्पिटल काफ़ी मतलब भारत में प्रसिद्ध हॉस्पिटल है आँख के इलाज के लिए, संकट नेत्रालय। उसके बारे में सुना था, लेकिन ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन कोई रिलेटिव भी गए नहीं थे तो कुछ उतना आइडिया नहीं था। तो थोड़ा बहुत इंटरनेट, यूट्यूब और इनके माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जुटाया और कुछ रिलेटिव से भी पूछा जिनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तब भी कुछ इन्फॉर्मेशन उतना डिटेल में नहीं मिल पाया, कुछ कमी रह गई। और फिर हम गए चेन्नई, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किया इन टर्म्स ऑफ फूड आप बोल लो, होटल बोल लो या अ, जो हॉस्पिटल की सिस्टम थी, वो सब हमारे लिए नया था, तो थोड़ा सा चैलेंजेस प्रॉब्लम फेस हुआ। लेकिन वो सारी चैलेंजेस प्रॉब्लम को हम लोगों ने अच्छी तरीके से फेस किया और फाइनली फिर मेरे पापा का वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और आफ्टर 2 मंथ्स के बाद वो जो मैकुला में होल था वो बेसिकली फिल हो गया। तो वो बेसिकली प्रॉब्लम ठीक हो गया, फिक्स हो गया। तो मैं सोचा बेसिकली कि एक हम वीडियो बनाते हैं, हम लोग जो भी हमारी चैलेंजेस प्रॉब्लम जो भी हम लोगों ने फेस किया उस शहर में, इन टर्म्स ऑफ फूड या होटल्स हो, लैंग्वेज को लेके हो, या हॉस्पिटल के जो सिस्टम है। बेसिकली मेन तो हमारा हॉस्पिटल पर्पस है, तो वहाँ पे जो सिस्टम है ऑपरेशन की कि डॉक्टर की कैसे विजिट करते हैं, उससे पहले कुछ प्रोसीड्योर है कि नहीं, टेस्ट की क्या प्रोसीड्योर है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और भी हैं। तो उन सबको बेसिकली डिटेल में हम इस वीडियो में जान सकते हैं। मैं इस वीडियो में वो सारी पॉइंट को डिस्कस करूँगा। बेसिकली मैं उस हॉस्पिटल के पूरे सिस्टम को या जो भी होटल्स को लेके, फूड्स को लेके, जो भी मैं पूरी वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। 7 पार्ट है बेसिकली, तो मैं वो पार्ट आपको दिखाऊंगा और फिर वन बाय वन उस पार्ट को हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल होगी यदि आप पहली बार जा रहे हो या आपके रिलेटिव में कोई जा रहे हैं, तो रियली बहुत हेल्प होने वाला है इस वीडियो से। बेसिकली जो लोग मैं देखा वहाँ पहुँचते हैं, जैसे आप देखो कि भारत के जो ईस्टर्न साइड है या कुछ आप ले लो मिड मिड वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ईस्टर्न में आपकी वेस्ट बंगाल हो गई, झारखंड, बिहार, उड़ीसा हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, यूपी का कुछ पार्ट हो गया, इनके लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। और बाकी जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं, बेसिकली तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला, उनके लोग तो पहुँचते ही हैं। तो जो इधर साइड के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ी चैलेंजेस है, जो बेसिकली हिंदी बोलने वाले हैं, राइट, जो जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के जो लोग पहुँचते हैं, थोड़ी उनको चैलेंजेस फेस थोड़ी करनी पड़ेगी। यदि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि वहाँ के जो शॉप्स हैं वो भी उतना नहीं समझते हैं। और मेजोरिटी बहुत सारे हॉस्पिटल में भी आपको लोग मिलेंगे जो कि आपको नहीं समझते, यहाँ तक कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी मिलेंगे जो हिंदी नहीं समझते, उनके साथ आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आप यदि बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हो तो वो ट्राई करते हैं, लेकिन उतना बेहतर मैं देखा हूँ, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। तो कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि बाहर के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो आराम से आपसे हिंदी में बात करेंगे। लेकिन जो प्रॉपरली तमिलनाडु के हैं, उनकी थोड़ी प्रॉब्लम है, उतनी बेटर उनकी हिंदी नहीं है, तो या तो आप इंग्लिश में बात करेंगे या तो थोड़ा सा वो ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा चैलेंजेस होगा। और बाकी और भी चीज़ें हैं, तो इन सब को मैं कवर किया हूँ वीडियो में। तो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो में बने रहना, ये रियली हेल्पफुल होगा। और लोगों के साथ शेयर भी करना, यदि कोई आपके फैमिली मेम्बर में प्लान कर रहा हो अपने आँख के इलाज के लिए संकट नेत्रालय चेन्नई जाने का, या कोई आपके फ्रेंड्स हो, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। और अब रियली बहुत हेल्प होने वाला है। और एक बार आप वहाँ पे जाओगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होगी, लेकिन तब भी इस वीडियो के हेल्प से आपकी थोड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहना और मैं कवर करता हूँ। मैं अपने वीडियो को कुछ सब पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ, तो ये मेरे सब पार्ट्स हैं बेसिकली। जैसे पहला पॉइंट में अपॉइंटमेंट हो गया, हाउ टू रीच हो गया, कैसे हम पहुँचे चेन्नई और अपॉइंटमेंट को लेके। दूसरा हमारा पॉइंट होटल और फूड को लेके है। तीसरा बेसिकली हॉस्पिटल की क्या प्रोसीड्योर है। चौथा हमारा ऑपरेशन को लेके है। पांचवा हमारा ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेशन में क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है। पोस्ट ऑपरेशन की छठा पॉइंट है, इसमें पोस्ट ऑपरेशन के बाद आपकी क्या मतलब बेसिकली क्या चेकअप होगी और क्या डॉक्टर की एडवाइस समथिंग, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और 7वां पॉइंट हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को लेके है कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कैसे लेना है और फिर कैसे आना है, राइट। तो इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट आपका अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट बेसिकली आप दो तरीक़ा से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपके पास क्या है, ऑनलाइन भी तरीका है, ठीक है, और आपके पास ऑफलाइन भी है। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आप ऑनलाइन ट्राई करते हो कि मैं एक अपॉइंटमेंट ले लूँ और फिर उसके हिसाब से जब मेरी अपॉइंटमेंट आई
मुझे डेट मिलेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर चेन्नई पहुंचूंगा और डॉक्टर से चेकअप कराऊंगा। तो इसके लिए बेसिकली करना क्या पड़ेगा, जो शंकर नेत्रालय की वेबसाइट है मैं आपको दिखा दूंगा वो। तो बेसिकली उस वेबसाइट पे आपको जाना है और उस वेबसाइट पे आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि जैसे कि कौन सा इनकी 2-3 कुछ ब्रांचेस और भी है शंकर नेत्रालय के चेन्नई छोड़ के। तो बेसिकली चेन्नई के लिए मैं बात करूँ तो चेन्नई के लिए बेसिकली वो आपको ऑप्शन दिखाएंगे वहाँ पे कि जैसे कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में दिखाना है और कौन से डॉक्टर से आपको चेकअप कराना है। तो आपके पास थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पे जा रहे हो तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मेरी आँख में प्रॉब्लम क्या है और कौन से डिपार्टमेंट इसको चेकअप करेंगे और कौन से डॉक्टर उसके लिए बेस्ट है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सिंपल वहाँ पे डॉक्टर का नाम देख सकते हो और फिर वहाँ पे डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर के बारे में होना चाहिए इसके लिए, और बाकी फिर आप अप्लाई कर सकते हो वेबसाइट से और फिर मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो फिर उसके बाद जैसे ही आपकी जो डेट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जाना पड़ेगा चेकअप के लिए। ठीक है, ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की तरीका, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के बारे में होना चाहिए और थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये एक ऑनलाइन तरीका हो गया। इसमें मे भी आपको अपॉइंटमेंट में थोड़ा टाइम भी लग जाए, तुरंत ना मिले, थोड़ा 1 मंथ 2 मंथ लग सकता है डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, दूसरा आपका ऑफलाइन है। ऑफलाइन में क्या है, जैसे कि आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया नहीं और आप डायरेक्टली पहुंच गए हॉस्पिटल चेन्नई, राइट, और आप चाहते हो दिखाना शंकर नेत्रालय में, चेन्नई पहुंच गए और वहाँ पे दिखाना चाहते हो। तो इसकी क्या तरीका है यहाँ पे, जैसे कि आप मॉर्निंग वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग, जैसे मंडे टू सैटरडे इनकी वर्किंग डे है, राइट। तो मंडे टू सैटरडे आप जब भी, यदि कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है उस दिन, तो आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओ हॉस्पिटल, जो शंकर नेत्रालय का मेन कैंपस है। शंकर नेत्रालय मेन कैंपस बेसिकली ये आपका ओल्ड कॉलेज रोड में पड़ता है, चेन्नई। ठीक है, तो इनकी मेन कैंपस में आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओ, जैसे कि आप 4:30 AM या 5 AM तक आप पहुंच जाओ इंडियन भारत के समय के हिसाब से। ठीक है, 4:30 या 5 AM तक आप पहुंच जाओ। वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वो नंबर आप लाइन में लग जाओगे और वो बेसिकली 6 बजे उनकी गेट खुलती है। तो जैसे वो गेट ओपन हो जाए फिर आपको वहाँ पे एक बेसिकली उनका प्रोसीडियर होता है, एक छोटा सा फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसमें यदि कोई रेफ़र है, आप डॉक्टर से रेफ़र लेके आए हो या कुछ भी है, वो इन्फॉर्मेशन आप फिल करो, अपना इन्फॉर्मेशन दो और फिर उसके बाद आपको एक एक रिबन बांधते हैं और एक अटेंडेंट अलाउड होता है आपके साथ। जो पेशेंट है उसके साथ एक अटेंडेंट आ सकता है, तो 2 लोग आप जा सकते हो, एक पेशेंट और साथ में एक आदमी, और उनको एक रिबन बांध दिया जाएगा और फिर आप हॉस्पिटल की तरफ जाते हो। और फिर उसके बाद फिर उसकी नेक्स्ट प्रोसीड्योर है, बेसिकली वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आपकी होगी, उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो एक नॉर्मल डॉक्टर की फ़ी होती है 700 अराउंड। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक प्रोसीड्योर हो गया अपॉइंटमेंट का। तो ऑनलाइन ठीक है, यदि आपके पास डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन है और यदि आप थोड़ा बहुत जानते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। यदि आप बिल्कुल नहीं जानते हो तो डायरेक्टली ऑफलाइन में आ जाओ और फिर डॉक्टर यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक उनकी जो सिस्टम है बताया, आप मॉर्निंग पहुँच जाते हो, तो फिर वहाँ पे आपको वो जो प्रोसीड्यूर है उनका, उसके थ्रू फिर आप आपका वो अपॉइंटमेंट चार्ज जो है 700 वो देना पड़ता है। और उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर से पहले भी उनका एक इनिशियल चेकअप भी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। लेकिन फिर उसके बाद आपको फाइनली आप डॉक्टर को, वो खुद ही जो भी डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं उस दिन में, वो आपको देख लेंगे उस डिपार्टमेंट के जो आपको इशू है, और फिर उसके हिसाब से वो प्रिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट चीज़ों के लिए कि आपकी क्या ऑपरेशन की नीड है या मेडिसिन से ठीक हो जाएगा या जो भी चीज़ें हैं। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आपको शंकर नेत्रालय की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे। तो मैं ब्राउज़र पे आ गया, यहाँ से हम शंकर नेत्रालय की वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, shankarnetralay.org इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इस पे जाना। एंड जैसे कि वेबसाइट में आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखा रहा है, जैसे फाइंड अ डॉक्टर, आस्क अ डॉक्टर, अपॉइंटमेंट के लिए, राइट। तो अपॉइंटमेंट लेने से पहले आप डॉक्टर को फाइंड कर सकते हो यहाँ पे फाइंड अ डॉक्टर पे क्लिक करके। और यहाँ पे जैसे कि आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो लोकेशन वाइज आप सर्च कर सकते हो या तो स्पेशलिटी वाइज, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल इनके 2 ब्रांचेस है, चेन्नई और कोलकाता में, तो आप कोई एक लोकेशन को चूज़ करके देख सकते हो डॉक्टर, या तो स्पेशलिटी को लेके कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यदि हम चेन्नई करते हैं तो यहाँ हमें बेसिकली वो चेन्नई में जो भी डॉक्टर्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, उनका सारा प्रोफाइल यहाँ ओपन हो जाएगा, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, राइट, कि उनकी क्या प्रोफाइल है, अभी क्या डिजिग्नेशन है शंकर नेत्रालय में, राइट। नहीं तो आप यहाँ पे स्पेशलिटी से भी आप जा सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, राइट, लाइक विट्रियो रेटिना
यूवेटिस, टेली, ऑप्थेल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी, फिजिशियन, पेडियाट्रिक, ऑक्यूलोप्लास्टी, राइट। तो जो भी आपकी, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया है कि मतलब मेरे आई में क्या प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पापा के केस में जैसे कि मैकुला आई में प्रॉब्लम था, तो उनका डिपार्टमेंट विट्रियो रेटिना था। तो यदि इसको हम सर्च करते हैं तो आपको जो भी रेटिना रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, राइट। रेटिना में ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल है क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को रेटिना से रिलेटेड ही होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पापा का ऑपरेशन बेसिकली डॉक्टर प्रमोद सर ने ही किया था, डॉक्टर प्रमोद एस भेंडे, बहुत अच्छे डॉक्टर है ये। मैं इनका बेसिकली मतलब मैं मिला हूँ इनसे 1-2 बार ऑपरेशन के बाद भी। काफ़ी अच्छे से हम लोगों को समझाया था, एडवाइस दिया था कि आपको पोस्ट सर्जरी कैसे रहना है और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए कैसे आना है, और सारा कुछ डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। तो अब इनकी प्रोफाइल यहाँ से पढ़ सकते हो, राइट। बेसिकली यहाँ पे ये अभी सीनियर कंसल्टेंट काम करते हैं एंड डायरेक्टर इस विट्रियो रेटिना डिपार्टमेंट में। और बाकी इनके क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, कहाँ से इन्होंने MBBS किया, पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से किया, डिग्री MS कहाँ से की, फ्रॉम जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है, राइट। तो ऐसे इनके बारे में जो इन्होंने रिसर्च पेपर जो पब्लिश किया, ये सारे आप देख सकते हो। ऐसे ही बाकी डॉक्टर्स का भी आप प्रोफाइल यहाँ पढ़ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट फिल करोगे तो वहाँ पे आपको डॉक्टर का नाम मेंशन करना होगा, राइट। मैं दिखाता हूँ जैसे आपको इसमें। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट, डॉक्टर के बारे में, या आप खुद भी चूज़ कर सकते हो पढ़ के इसको, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे अपॉइंटमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म आपको ओपन होगा, जैसे आप देखो, राइट। तो इसमें बेसिक पेशेंट इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट स्टेटस, ओल्ड है या न्यू है, राइट, पेशेंट की ईमेल आईडी, और बेसिकली MRD नंबर होता है। ऐसे जो ऑलरेडी पेशेंट रजिस्टर्ड है उनको एक MRD नंबर मिलता है, वो आपका एक रिकॉर्ड बेसिस रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा। हॉस्पिटल में आप कभी और भी आते हो दिखाने के लिए, तो उस MRD नंबर से वो ट्रैक हो जाएगा कि भाई क्या बीमारी था पहले और अभी क्या दिखा रहे हो, राइट। तो जस्ट फॉर एन स्टोरेज रिपोजिटरी पर्पस आप बोल सकते हो, वो यूज़ होता है। बाकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये सारी चीज़ें होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे डॉक्टर को आपको यहाँ लोकेशन, बेसिकली आपको डॉक्टर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ से चेन्नई सेलेक्ट कर लेते हैं, स्पेशलिटी आप जैसे रेटिना ले लो, राइट। तो यहाँ से फिर आप SN ब्रांच चूज़, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चेन्नई में शंकर नेत्रालय की कुछ ब्रांचेस हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम एनी ब्रांच चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और डॉक्टर यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर प्रमोद एस भेंडे मैंने चूज़ कर लिया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट नीड, डे प्रीफर्ड, ऐसे आप ये सब ऑप्शन फिल करके देना होगा और ये सबमिट करना होगा। फिर आपको शंकर नेत्रालय से एक एक्नॉलेजमेंट मेल आ जाएगा। और बाकी जैसे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होती है, जो काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं जैसे प्रमोद एस भेंडे सर, तो इनका अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, 2-3 मंथ लग सकता है। लेकिन बाकी और कुछ भी और डॉक्टर्स हैं, इनका अपॉइंटमेंट आपको जल्दी भी मिल सकता है। तो डिपेंड उनकी अवेलेबिलिटी पे, और अपॉइंटमेंट यदि मिल जाता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हो जाने का। तो ये इनका वेबसाइट है जहाँ से आप आराम से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, डॉक्टर के बारे में पढ़ सकते हो, और बाकी इनके प्लान्स के बारे में आप ये वेबसाइट पे जाके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। और इनको मेल भी कर सकते हो, इनकी मेल आईडी भी है शंकर नेत्रालय समथिंग, जैसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट का एक मेल आईडी इनका है appointment@snmail.org, इस पर आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो। बाकी MRF भी है इनका, ये 2 मेल आईडी पे आप भेज सकते हो इनको मेल, तो वहाँ से आपको एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई आ जाएगा, या आप कॉल भी कर सकते हो इनको। मंडे टू सैटरडे इनका वर्किंग रहता है, संडे ऑफ रहता है, राइट। बाकी और नेशनल हॉलीडे आप चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अब है हाउ टू रीच, ठीक है। अब हम चेन्नई जैसे पहुँचे कैसे, हॉस्पिटल के पास, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल के नियर बाई। बेसिकली अभी हमें तो बेसिकली चेन्नई पहले पहुँचना है, फिर होटल्स के लिए तो हमारा एक अलग से टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हम चेन्नई पहुँचे कैसे, ठीक है। तो जैसे इनका तो जैसे आप सबको को पता ही होगा, चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हो, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे उनका MAA इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। मद्रास इंटरनेशनल मीनम्बक्कम एयरपोर्ट कहलाता है ये। तो आप इस एयरपोर्ट पे भी आ सकते हो, फिर वहाँ से फिर आप होटल्स के लिए और फिर नेक्स्ट डे आप विजिट कर सकते हो हॉस्पिटल, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, जैसे कि आप ट्रेन से आते हो, राइट, जो बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। अब ट्रेन से क्या सिस्टम है कि जैसे कि अब इनकी डिफरेंट रेलवे स्टेशंस है चेन्नई की। तो जैसे कि आपका इनका जो बेसिकली जो 3 स्टेशन जो जहाँ पे मोस्टली ट्रेन पहुँचती है, आप देखोगे बिहार साइड से, बंगाल साइड से, या डिफरेंट प्लेसेस। तो मैं उस 3 रेलवे स्टेशन के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका पहला है इसमें, जैसे इनका चेन्नई
एक आपका चेन्नई एगमोर है, एक आपका ताम्बरम है और एक आपका पेरम्बूर है। ये बेसिकली ये भी मेजर स्टेशन है, लेकिन इनका ऐसे चेन्नई का एक अब सेंट्रल जो है वो मेन स्टेशन है, तो मैं उसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, चेन्नई सेंट्रल, जहाँ पे बेसिकली आपको वहाँ से हॉस्पिटल भी ज़्यादा दूर नहीं है और वहाँ फूड की सिस्टम ये सब भी है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पे। लेकिन ये चेन्नई सेंट्रल पहुँचना ज़्यादा बेटर है। तो यदि आपकी ट्रेन चेन्नई सेंट्रल आ रही है तो ठीक है, फिर तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपकी ट्रेन चेन्नई एगमोर आ रही है, ताम्बरम आ रही है, पेरम्बूर आ रही है, तो आप यहाँ से चेन्नई सेंट्रल पहुँच सकते हो। जैसे कि बेसिकली चेन्नई एगमोर से जो आपकी जो दूरी है सेंट्रल की, वो बेसिकली 3.0 किलोमीटर है, तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपको 10 मिनट में आप पहुँच सकते हो। यदि आप ताम्बरम आपकी ट्रेन पहुँच रही है तो ताम्बरम से थोड़ी दूरी ज़्यादा है, लगभग 35 किलोमीटर है, तो आपको अराउंड 55 मिनट लगेगा चेन्नई सेंट्रल पहुंचने में, ठीक है, क्योंकि आपको फाइनली पहुंचना यहीं है। ये भी एक रेलवे स्टेशन है, ये मेन स्टेशन है चेन्नई का, और इसके पास होटल्स फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ईजिली मिल जाती है और आपको हॉस्पिटल भी बहुत दूर नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि आपकी ट्रेन पेरम्बूर आती है तो यहाँ से लगभग 5.8 किलोमीटर आपकी चेन्नई सेंट्रल है, ठीक है। तो लगभग आपको वो 18 से 20 मिनट की ऑटो मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हो। तो पेरम्बूर से भी चेन्नई आप जाओ, ताम्बरम से भी चेन्नई जाओ, और चेन्नई एगमोर से भी चेन्नई सेंट्रल जाओ। तो यदि आपकी ट्रेन पहुँच रही है चेन्नई सेंट्रल तो बेटर है, तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपकी ट्रेन कहीं चेन्नई एगमोर आ रही है, ताम्बरम आ रही है या तो पेरम्बूर आ रही है, तो आप यहाँ से चेन्नई सेंट्रल आ जाओ। ताम्बरम से थोड़ी दूरी है 35 किलोमीटर्स, बाकी चेन्नई एगमोर और पेरम्बूर से उतनी कुछ ज़्यादा दूरी भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, पहुँचने का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे होटल्स को लेके, ठीक है। तो जैसे मैं बताया कि जो चेन्नई सेंट्रल जो बेसिकली जो प्लेस है वो थोड़ा फूड के लिए, होटल्स के लिए बेटर, आपको वहाँ पे अच्छी अवेलेबिलिटी मिल जाती है। लोग आते रहते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, हॉस्पिटल के लिए या कुछ और पर्पस के लिए भी, बिजनेस पर्पस या वर्क के हिसाब से जैसा भी। तो ये बेसिकली आप इस यहाँ एक बार ये स्टेशन पहुँच जाओ तो उसके आसपास आपको काफ़ी होटल्स मिलेगी। मतलब जैसे कि आप चेन्नई सेंट्रल उतरते हो तो वहाँ से आपको एक वो एरिया कहलाता है वॉल्टेक्स रोड, तो वो जस्ट स्टेशन के नियर बाई है। तो इस वॉल्टेक्स रोड में आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। जैसे हम लोग बेसिकली ठहरे थे, एक होटल समुद्रा रेजिडेंसी था, होटल समुद्रा, काफ़ी ये भी होटल बेटर था। कॉस्ट वाइज देखोगे तो सब होटल की थोड़ी रीजनेबल ही प्राइस है। जैसे कि आप यदि रूम लेते हो विदाउट एसी वाला तो आपको 1000, 1100, 1200 में मिल जाएगा। यदि आप एसी पे जाते हो तो 1500, 2000 के रेंज में है। तो वो होटल रीजनली है और रीजनल प्राइस पे और बेटर आपको मिलेगा। तो जैसे हम लोग होटल समुद्रा में ठहरे थे, ये भी होटल काफ़ी बेटर है। ये बस रोड में ही पड़ जाता है। जैसे वॉल्टेक्स रोड में आपका एक स्ट्रीट का नाम है बोमू चेट्टी स्ट्रीट। तो बोमू चेट्टी स्ट्रीट में आप जाओगे तो बस उसमें आपको स्टार्टिंग में जैसे आप स्टेशन से जाते हैं वॉल्टेक्स रोड, तो बस उसके राइट हैंड साइड पे स्ट्रीट, डिफरेंट स्ट्रीट का नाम मेंशन्ड है। तो बोमू चेट्टी स्ट्रीट के अंदर ये होटल था। तो ये भी रीजनेबल प्राइस में था और बेटर था। तो आप इसको भी विजिट कर सकते हो यार, और भी आप आगे जाके देख सकते हो। एडवांटेज यहाँ चेन्नई सेंट्रल का एडवांटेज क्या आपको मिलता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसके जस्ट नियर बाई 1 किलोमीटर पे आपका चेन्नई की बहुत बड़ी एक मार्केट है, जिसको आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, आप जानते भी हो, सॉकर पट नाम का एक एरिया है, ठीक है। तो ये सॉकर पट जो एरिया है ये बेसिकली आपका वन ऑफ द मतलब ये बेसिकली मारवाड़ी का मार्केट है। राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग आपको इस मार्केट में मिलेंगे। बहुत होलसेल टाइप की शॉप्स है और डिफरेंट वैराइटीज़ की चीज़ें हैं। तो आपको एक तरह से फूड को लेके थोड़ी सी ईजी होगी आप इस क्षेत्र, इस एरिया में रहते हो। तो यदि आप हॉस्पिटल के पास जाते हो, जैसे मैं बताया, हॉस्पिटल आपका ओल्ड कॉलेज रोड के पास है, राइट। तो उस जस्ट जो शंकर नेत्रालय का जो मेन ऑफिस है आपका चेन्नई, उसके जस्ट पास में अपोलो भी है, ठीक है, अपोलो चेन्नई भी है। तो इसके पास भी आपको कुछ होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन उसकी थोड़ी मतलब एरिया फूड को लेके या कुछ में भी चैलेंजेस फेस होगी आपको। वो थोड़ा नियर है आपको, मे बी वहाँ से 1 या 2 किलोमीटर में हॉस्पिटल पहुँच जाओगे शंकर नेत्रालय। लेकिन वो एरिया कंपैरिजन टू जो चेन्नई सेंट्रल का एरिया, ये आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। बाकी आप दोनों एरिया घूम सकते हो, ये कॉलेज रोड वाली एरिया या ये बेसिकली ग्रिम्स वैली कह के कहलाती है, ये जगह का नाम है ग्रिम्स वैली रोड समथिंग, ये अपोलो के पास। तो वहाँ भी आप देख सकते हो। लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर चेन्नई सेंट्रल वाला एरिया लगा फूड को लेके और एरिया को लेके। तो आप दोनों प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो या होटल को आप इस एरिया में, दोनों एरिया में आप विजिट एक बार आप घूम के देख सकते हो किस तरह की होटल्स हैं, क्या फूड की अवेलेबिलिटी है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग चेन्नई सेंट्रल वाली जो एरिया है वो ज़्यादा बेटर थी। वॉल्टेक्स रोड में आपको बहुत सारे होटल्स है, समुद्रा रेजिडेंसी भी काफ़ी अच्छी होटल थी और वहाँ पे आप फूड भी आपको अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। वो बेटर एरिया जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद,
ठीक है। तो ये होटल्स को लेके था। अब जैसे हम बात करते हैं फूड को लेके, ठीक है। तो फूड में बेसिकली जैसे आप जानते हो कि साउथ इंडिया है, तो बेसिकली वहाँ पे आपको जो नॉर्थ इंडिया है या जो लोग बेसिकली जो ईस्ट साइड के लोग खाते हैं, जो वो वैसा आपको खाना नहीं मिलेगा इन जनरली। ज़्यादा डोसा इडली या चावल भी मिलेगा, तो फिर उनके सब्जी आपको वो लोग नहीं खाते हैं। इन सब्जी में आपको बेसिकली जो बेसिकली वो मतलब वो आपको सब्जी भी उतना टेस्ट भी नहीं लगे, और वो एक तरह से जो आप खाते हो ग्रीन वेजिटेबल या बाकी शहर में जैसे पनीर की कुछ आइटम हो गई या कुछ और भी सब वेजिटेबल हो गया, आलू गोभी समथिंग, ये वो सर ऐसा सब्जी आपको जनरली इन जनरल होटल में नहीं मिलने वाला। आपको जनरली वो डोसा या इडली या सांभर राइस ये सभी मिलेगा, जो मे भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, राइट। तो ये थोड़ी चैलेंजेस फूड को लेके तो रहेगा। आपको जल्दी होटल ढंग का नहीं मिलने वाला, सब होटल में आपको ये सही फूड मिलने वाला है जनरल, जो मैं बता रहा हूँ सांभर राइस या डोसा इडली या साउथ के जो फूड होते हैं, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन जो जो मैं एरिया बताया आपका, जो चेन्नई सेंट्रल वाला, राइट, इसलिए मैं उस एरिया को ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। इस एरिया में क्या है, जैसे मैं आपको बताया कि इस एरिया में एक जस्ट 1.0 किलोमीटर पे आपको एक मार्केट है जिसको सॉकरपट कहते हैं, राइट। वो चेन्नई का बहुत बड़ा एक होलसेल मार्केट है मारवाड़ियों का, राइट, जो राजस्थान गुजरात के लोग वहाँ पे सब बहुत सारे खोले हैं, और वो एरिया में आपको एक से एक फूड वैरायटी की मिलेगी। तो उसमें से वन ऑफ द जैसे होटल हम लोगों ने सर्च किया था, तो एक आपको वहाँ पे श्री अग्रवाल भोजनालय करके है, ठीक है, श्री अग्रवाल भोजनालय, ठीक है। ये आपको बेसिकली सॉकरपट एरिया में ही है। ये बेसिकली आप जाओगे तो वहाँ पे NSC बोस रोड कहलाता है एक जगह, उसमें आप किसी से पूछ लोगे वो आपको बता देगा, ठीक है, ये होटल कहाँ पे है। तो ये थोड़ी सी फूड कॉस्टली पड़ेगी मे बी, जैसे आप खाते हो जैसे कि एक पर्सन का मैं बताऊँ तो 200 से 250 के अप्रॉक्स पड़ जाएगा, लेकिन वो फूड आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा। जैसे आप जो हरी सब्जी खाते हो, पनीर की सब्जी हो गया, आलू गोभी मटर हो गया, कुछ भी आप सब्जी जैसे आप देखते हो जो मार्केट में अवेलेबल है वहाँ पे वो बना देंगे। तो थोड़ा सा उनके पास ऑलरेडी कुछ रहता ही है उनका मेन्यू, और यदि आपको अलग से कुछ बनवाना तो वो बना देते हैं। तो ये श्री अग्रवाल भोजनालय मुझे एक बेटर होटल लगा उस एरिया में, सॉकरपट एरिया में, और ये आपको चेन्नई सेंटर से जस्ट 1 किलोमीटर है। तो आप होटल पे रहते हो तो वहाँ पे आराम से जाके फूड आप ला भी सकते हो, या वहाँ पे जाके खा भी सकते हो, राइट। तो और भी कुछ ये एक वन ऑफ द होटल है, ऐसे और भी वहाँ पे कुछ है जो आपको पसंद आएगा। नॉर्थ इंडियन आपको खाना मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ इंडियन आपको खाना मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप इसीलिए चेन्नई सेंट्रल का एरिया ये सॉकरपट के कारण थोड़ा सा बेटर हो जाता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ फूड कम्युनिकेशन। यहाँ से आपको हॉस्पिटल भी जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो ऑटो वाले 120 to 150 रुपीज़ लेंगे और वो हार्डली 10-15 मिनट में आपको पहुँचा देंगे। कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, 5.5 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ेगा। तो ये फूड को हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल को लेके, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जैसे कि सबसे पहले जैसे कि इनका क्या है कि जैसे मैं बताया था इनकी कुछ ब्रांचेस भी है चेन्नई में भी, लेकिन जैसे कि आप पहली बार जा रहे हो, राइट, ऐसे तो आपको अपॉइंटमेंट जो मिलेगा वहाँ ब्रांच नेम मेंशन रहेगा, लेकिन यदि फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो आपको मेन जो उनका कैंपस है उसमें ही जाना चाहिए। इनका मेन कैंपस जो है वो बेसिकली आपका कॉलेज रोड में जो मैं बताया, शंकर नेत्रालय एक यूनिट है बेसिकली ये मेडिकल रिसर्च का। ये आपका नंबर 41 ओल्ड 18 कॉलेज रोड, ये एक जगह का नाम है नुंगम बक्कम, जहाँ पे ये है हॉस्पिटल, नुंगम बक्कम चेन्नई, ठीक है। ये इसका मेन एड्रेस है, मेन कैंपस का। तो आप सबसे पहले यहीं पहुंचो, ठीक है। यदि आप ऑफलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन में तो आपको एड्रेस मेंशन रहेगा, लेकिन कैंपस बेसिकली जो भी उनकी मेडिकल जो यूनिट है या चेन्नई में ब्रांच है उसकी मेंशन रहेगा, नहीं तो आप यहाँ पहुँच सकते हो मेन जो इनका कैंपस है, ठीक है। और ये जो आपकी होटल से डिस्टेंस भी जैसे मैं बताया, आप यदि वहाँ मतलब चेन्नई सेंट्रल वाले एरिया में होटल लेते हो तो वहाँ से आपको 5 to 6 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है, और 125 to 150 के अप्रॉक्स ऑटो वाले आपको कॉस्ट लेंगे और आपको हॉस्पिटल पहुँचा देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको पहुँचना है। अब यहाँ पे भी जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ऑनलाइन जैसे मैं बताया, यदि आपके ऑनलाइन आपने लिया हुआ है तो वहाँ पे तो ऑलरेडी वेन्यू मेंशन रहेगा, तो वहाँ पे बेसिकली वेन्यू आपका मेंशन रहता है, राइट। तो आपको तो डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाना है, और फिर जो उनकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी वो आपको पे करना होगा, और बाकी फिर जो उसका प्रोसीड्यूर होगा वो होगा। यदि आप ऑफलाइन आते हो, राइट, तो ऑफलाइन में बेसिकली क्या होने वाला है, जैसे मैं बताया आप मॉर्निंग पहुँच जाते हो 4:30 AM IST पे,
सुबह में, राइट। फिर उसके बाद आप वहाँ पे लाइन में लगते हो, फिर उसके बाद वहाँ पे एक फॉर्म 6 बजे के आसपास या 5:50 5:50 में सुबह में वो खुल जाएगा गेट, और फिर आपकी वहाँ पे एक फॉर्म आपको मिलेगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर वही 700 के आसपास आपको कॉस्ट पे करके फिर आपको एक हॉस्पिटल में अंदर जाना होगा एक अटेंडेंट के साथ, और फिर उसकी नेक्स्ट प्रोसीड्यूर पे हम बात करेंगे। तो ऐसे ही चलने वाला है इनका, राइट। तो ये इनका सिस्टम है, ठीक है। ऑनलाइन आओ या ऑफलाइन आओ आप, ठीक है। तो ऑनलाइन में बस यही आपको पता है चीज़ें कि कहाँ मुझे जाना है, और मेरी फिर उसके बाद अकॉर्डिंग वो फिर नेक्स्ट काम स्टार्ट हो जाता है। ऑफलाइन में आप डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुँच जाते हो मेन कैंपस मॉर्निंग, और फिर उसके बाद फिर सेम चीज़ आपकी रिपीट हो जाएगी, ठीक है। ये अबाउट जैसे कि हॉस्पिटल जो आप पहुँच रहे हो, राइट। अब क्या होने वाला है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ऑनलाइन आप आए हो या ऑनलाइन आए हो, ऑफलाइन आए हो, जैसे सबसे पहले जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो डॉक्टर आपको पहले चेकअप नहीं करते हैं। डॉक्टर से पहले इनका क्या है, जैसे कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होती हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, आपने सुना होगा ऑप्टोमेट्रिस्ट, ओके। तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपका पहला इनिशियल डायग्नोस करते हैं, ठीक है। इनिशियल मतलब वो शुरुआत का आपका चेक करेंगे, राइट, कि आपकी आई में प्रॉब्लम क्या है। जो बेसिक चेक आप देखते हो, जैसे जो अल्फ़ाबेटिकल ABCD होता है वो पढ़ाते हैं, फिर जो बेसिक एक आई प्रेशर चेकअप होता है। तो ये इनिशियल इसमें आई प्रेशर भी चेक करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड को जो रीड करना होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपको इनिशियल डायग्नोस करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट वाले। तो एक बार जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, जो आपने 700 का रुपीज़ पे कर दिया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जैसे कि वो खुद ही आएंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट आपके पास, और फिर आपको जो एक कैबिन होता है उनका, उसमें आपको जाना होगा, और फिर उसके बाद वहाँ पे जो इनिशियल आपकी डायग्नोसिस होगी, राइट, जो आई प्रेशर या अल्फ़ाबेटिकल वर्ड रीड और समथिंग। उससे क्या होगा कि क्योंकि अब यहाँ पे क्या आई में क्या है, बेसिकली बहुत सारे डिपार्टमेंट है, राइट, डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है तो कॉमन डिपार्टमेंट उसके लिए देखेगा। जैसे कि आपकी आंख में क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट बटी हुई है। जैसे कि विट्रियो रेटिना का एक डिपार्टमेंट है जो रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं, एक हमारा ऑक्यूलोप्लास्टी बोलते हैं, ठीक है, जो बेसिकली जैसे कि मेरी मम्मी का बेसिकली आंख में थोड़ा सा वो पानी आता है, तो उसको लेके हम लोगों ने चेकअप कराया था, तो ऑक्यूलोप्लास्टी डिपार्टमेंट को रिफ़र किया गया था। और मेरे पापा वाले मैकुला केस में विट्रियो रेटिना था। तो ऐसे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट बटी हुई है। तो जैसे कि आप ऑनलाइन आते हो तो आपको पता है ये, ठीक है। तब भी क्या है कि इनिशियल डायग्नोसिस तब भी उस केस में भी होगा आपका, लेकिन तब भी मतलब उस केस में आपको पता है किस डिपार्टमेंट में जाना है, उनको भी पता है, राइट, जो आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी देख लेंगे कि इनका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप ऑफलाइन आते हो, ठीक है, तो उसमें आपको पता ही नहीं कि मेरा कौन डिपार्टमेंट मेरे आँख को चेकअप करेगा, मेरे आँख में क्या प्रॉब्लम है, आपको सही से नहीं पता। आपको बस पता है कि इश्यू हो रहा है, लेकिन क्या एग्जैक्टली वो नहीं पता है। तो जो इनिशियल डायग्नोस होता है, राइट, इसमें ही क्या है वो पता कर लेंगे। वो जो उनके जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो बेसिकली वो चेक करके बेसिकली वो समझ जाएंगे कि आपके आँख में ये प्रॉब्लम है, और इसको वो एक डिपार्टमेंट को रिफ़र करेंगे, और उस डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर अवेलेबल रहेगा उस दिन वो आपका बेसिकली चेकअप करेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका इनिशियल यहाँ पे डायग्नोसिस हुआ, ऑप्टोमेट्रिस्ट ने किया, ठीक है। इनिशियल डायग्नोसिस के बाद क्या होगा, जो आपके पास एक फॉर्म मिला हुआ है, ठीक है, उस फॉर्म में ही वो डॉक्टर को रिफ़र कर देंगे, ठीक है। डॉक्टर बेसिकली डॉक्टर नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे, जैसे कि वो जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि रेटिना हो या जो भी ऑक्यूलोप्लास्टी या जो भी है, उस डिपार्टमेंट को रिफ़र करेंगे। अब उस जैसे वो रिफ़र करेंगे तो इनका काम हो गया ख़त्म, ठीक है, इनका काम अब ख़त्म हो गया। अब यहाँ से काम स्टार्ट होने वाला है आपके डॉक्टर का, ठीक है, ठीक है। ये काम जैसे खत्म हो गया तो अब इसके बाद क्या होने वाला है, डॉक्टर का काम होने वाला है। तो अब जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट का जब काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट ने अपना इनिशियल डायग्नोसिस कर दिया, उसके बाद वो क्या हुआ, डिपार्टमेंट को रिफ़र कर दिया। अब यहाँ पे क्या संकट नेत्रालय में क्या है, आपकी यहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी वो क्या करने वाले हैं, बेसिकली वो अब देखेंगे कि उस दिन में, जिस दिन आप दिखाने आए हो उस दिन जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि विट्रियो रेटिना बोलता हूँ, ठीक है, तो विट्रियो रेटिना में जो भी डॉक्टर अवेलेबल है उस दिन, जो भी डॉक्टर अवेलेबल है उस दिन, क्योंकि उनके पास एक चार्ट आ जाता है हर दिन का कि कौन अवेलेबल है कौन नहीं है, ठीक है। तो जो भी डॉक्टर उस दिन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, वो रिफ़र करेंगे बेसिकली आपको कि आप इस वेन्यू में, इस फ्लोर पे आप चले जाओ, राइट। तो अब क्या होगा, कुछ देर के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग पहुंचते हो, ऑफलाइन यदि आप करा रहे हो, राइट, तो आप 4:30 में पहुंचते हो, तो आपका 8-9 बज जाएगा, 9 साढ़े 9 बज जाएगा ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास ही, ठीक है। उसके बाद वहाँ से निकलते हो तो 9:30 के आसपास फिर आप जैसे रिफ़र होते हैं तो आप वेन्यू और उस फ्लोर पर पहुँच जाते हो जहाँ पर आपकी डॉक्टर से चेकअप होने वाला, डॉक्टर से आप
मिलोगे और फिर उनको वो बेसिकली आपका डायग्नोस करेंगे और चेकअप करेंगे, राइट। तो इसके बाद फिर आप 10, साढ़े 10 या 11 भी बज सकता है, उस टाइम फिर आप डॉक्टर से मिलते हो, राइट। जो भी डिपार्टमेंट के डॉक्टर थे जो उस दिन अवेलेबल थे, फिर उनको वो भी अपना इनिशियल डायग्नोसिस करेंगे और फिर वो अपना बताएंगे कि जो भी है, जैसे कि मेडिसिन से यदि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है या ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो बताएंगे डॉक्टर, बेसिकली वो आपसे डिस्कस करेंगे और जैसा भी आपका प्रॉब्लम होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे, एडवाइस देंगे, राइट। कि मेडिसिन आप खा के देखो 2-3 मंथ ठीक हो जाए, नहीं तो आपको ऑपरेशन करना होगा, राइट। तो ये डॉक्टर का काम है, ठीक है। तो ये डॉक्टर उस दिन करते हैं 11, साढ़े 11, मतलब 12 भी बज सकता है आपका ये सब काम होते होते, ठीक है, उस दिन का। इसके बाद जैसे ये जब काम हो गया, ठीक है, फिर यदि फॉर एन एग्जांपल मैं बेसिकली यहाँ ऑपरेशन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे पापा के केस में हुआ था, तो जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं कि ऑपरेशन करना होगा, राइट। ये जो प्रॉब्लम है आपकी ऑपरेशन से ही ठीक होगी और जल्दी कर सकते हैं तो बेटर है। वो एक टाइम भी बताएंगे, राइट, कि आप तुरंत कर लो या मे बी 1-2 मंथ में प्लान कर सकते हो या नेक्स्ट 4-5 मंथ में प्लान कर सकते हो, जैसा, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है प्रिपेयर होकर नहीं आते, राइट। मुझे ऑपरेशन कराना है, तो वो इसलिए इस हिसाब से वो थोड़ा सा आपसे डिस्कस करके आपको बता देंगे डॉक्टर, ठीक है। तो यदि आप फॉर एन एग्जांपल आप प्रिपेयर होकर आए हो और आपको आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जो जल्दी डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि नहीं आप इसको जितना जल्दी करा लो उतना बेटर है, तो उस केस में फिर रुकना नहीं चाहिए। आप जैसा डॉक्टर एडवाइस दे फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लो। तो जैसे डॉक्टर यदि बोलते हैं ठीक है आप ऑपरेशन करा लो 1 हफ्ते के अंदर या जितना जल्दी हो सके, यदि आप प्रिपेयर हो तो डायरेक्ट आप शेड्यूल करो ऑपरेशन और करा लो। तो यदि आप भी प्रिपेयर हो ऑपरेशन के लिए तो फिर क्या होने वाला, अब इसके बाद ऑपरेशन, अब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है संकट नेत्रालय में, सर्जरी शेड्यूलिंग सेंटर, ठीक है, सर्जरी शेड्यूलिंग सेंटर, ठीक है। तो इनका ही काम होता है कि सर्जरी शेड्यूल करना। यहाँ पे भी बेसिकली सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, जो आप एक देखोगे उनकी एक यूनिफॉर्म होती है रेड कलर के, वो लोग जैसे पहने रहते हैं, जो बेसिकली आपको ज़्यादा यहाँ पे लेडी ही फीमेल ही मिलेंगी। मुझे लगता है 70-80% लोग आपको फीमेल ही मिलेंगे जो डिफरेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे संकट नेत्रालय में, ठीक है। तो ऐसे ही आप सर्जरी शेड्यूलिंग सेंटर जाते हो, राइट। तो फिर यहाँ पे सेक्रेटरी होता है, तो यहाँ पे आपका फिर डिस्कशन होगा, राइट, कि वो वहाँ पे आप बताओगे कि हाँ मुझे डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया है, और आपके जब आप दिखाओगे डॉक्टर से तो एक आपका MRD नंबर मिल जाएगा पेशेंट का। तो इससे वो सारा कुछ क्या है डिजिटली ट्रैक हो रहा है। तो जो भी उनकी वेबसाइट है संकट नेत्रालय की, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेसिकली आप सर्जरी शेड्यूलिंग सेंटर में जाते हो, सेक्रेटरी से डिस्कशन करते हो, ठीक है। तो फिर वहाँ पे सेक्रेटरी आपको बता देंगे कि डॉक्टर अब क्या ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो मुझे कल ही ऑपरेशन कराना है या परसों ही कराना है, तो देखना पड़ेगा डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं उस टाइम पे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन होता है 7-8 बजे के आसपास हर दिन। तो फिर वो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे सर्जरी शेड्यूलिंग सेंटर वाले। तो वो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिर आपको एक बताएंगे, ठीक है, कि आप 1 हफ्ते में आपका हो सकता है या मे बी 15 दिन लगेगा या 2-3 दिन के बाद भी हो सकता है, आपको कुछ ये बताएंगे, ठीक है, सर्जरी शेड्यूलिंग सेंटर वाले। लेकिन उससे पहले जैसे कि आपको क्या करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं 1 हफ्ते में हो सकता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्री ऑपरेशन कुछ फॉर्मेलिटी है, राइट, तो वो आपको कंप्लीट करना होगा। क्या है प्री ऑपरेशन, इस पर डिस्कस करते हैं। तो प्री ऑपरेशन में क्या है, ऑपरेशन से पहले कुछ टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वो आपको करा लेना चाहिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी की जो कंडीशन है वो बेटर है ऑपरेशन के लिए, राइट। तो इसमें क्या बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है, 2-3 टेस्ट होती हैं। जैसे कि एक तो आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, जो इसको बेसिकली बोलते हैं रूटीन प्री ऑपरेटिव वर्क अप विथ यूरिया एंड क्रिएटिनिन। ओके, तो ये बेसिकली रूटीन आपका प्री ऑपरेटिव वर्कअप करके इसको शायद बोलते हैं समथिंग, ठीक है, विथ यूरिया एंड क्रिएटिनिन। ये इसका एक टेस्ट आपको बोलेंगे, ठीक है। ये लगभग आपको अराउंड 1380 रुपया पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका आएगा ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसको बोलते हैं, इसके लिए आपको ₹530 का एक रिसिप्ट लेना होगा, रजिस्ट्रेशन। और तीसरा एक फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें बेसिकली वेट और बेसिकली कोई ऑपरेशन पहले आपने कराया है समथिंग, राइट, या कुछ इशू है ऐसे आपको BP की हो या कुछ भी हो, वो सब डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिकली आपको 3 ये रजिस्ट्रेशन पहले रिसिप्ट कटाना होगा, ठीक है, 1380 का, 530 का, 400 का, डिफरेंट टेस्ट के लिए।
और इसके लिए वेन्यू बना हुआ है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे जाके अपना ब्लड यूरिन देना पड़ेगा इस टेस्ट के लिए, और फिर ईसीजी का अलग केबिन है, वहाँ ईसीजी टेस्ट कराओ, और फिजिकल के डॉक्टर आएंगे जो आपका फिजिकल का बेसिकली टेस्ट, वो बेसिकली डिस्कशन ही होता है और वो आपका कंफर्म कर देंगे, ठीक है। वो एक बेसिकली सर्टिफिकेट दे देंगे कि पेशेंट हेल्दी है, राइट, सारा कुछ देख के। तो ये आपको प्री ऑपरेशन कराना होगा। प्री ऑपरेशन आपका जैसे हो जाता है, जैसे आप सारा आपने टेस्ट करा लिया, इसमें आपको एक दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, सेम डे में हो सकता है यदि डॉक्टर सारे अवेलेबल हैं तो, ठीक है। ये आपका यदि हो गया, फिर आपको क्या करना है, आपको फिर से सर्जरी शेड्यूलिंग सेंटर आप फिर से पहुंच जाओ, ठीक है, कि भाई मैंने ये करा लिया, मैंने प्री ऑपरेशन मेरा हो गया, ठीक है। प्री ऑपरेटिव जो भी प्रोसीड्यूर थी, प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले जो भी प्रोसीड्यूर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये आप वहाँ पे जाके बताओ। अभी सर्जरी वाले क्या करेंगे, उनको ऐसे ही ऑटोमेटिक उनकी वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है, तभी वो क्या करेंगे आपका फिर वो डॉक्टर अवेलेबिलिटी पे फिर कंफर्म करेंगे, ठीक है। और ठीक है, डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिर वो क्या करेंगे, आपका सर्जरी शेड्यूल करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने आज अपना प्री ऑपरेटिव करा लिया, आज जैसे फॉर एग्जांपल आज जैसे वेडनेसडे है, ठीक है, तो मे बी जैसे यदि डॉक्टर अवेलेबल हैं परसों, राइट, फ्राइडे, तो फ्राइडे का आपका यदि ऑपरेशन शेड्यूल कर देंगे, वो डॉक्टर का अवेलेबिलिटी डॉक्टर से कंफर्म करके फिर वो शेड्यूल कर देंगे ऑपरेशन, ठीक है, फ्राइडे का फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। जब ऐसे आपका ऑपरेशन शेड्यूल हो जाएगा, फ्राइडे को ऐसे हो गया, तो आपको बेसिकली जहाँ पे एग्जैक्टली ऑपरेशन होने वाला है वहाँ पे वार्ड बनी होती है, तो आपको एक दिन पहले ही वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपकी जैसे ऑपरेशन थिएटर है उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे सारे पेशेंट लोग रहते हैं, तो सब वार्ड बना हुआ रहता है, राइट, प्राइवेट वार्ड है, शेयर वार्ड है, तो आपको वहाँ पे जाके एडमिशन लेना होगा और एक दिन पहले आपको वहाँ पे रहना होगा, और एक अटेंडेंट अलाउड होता है, 1 अटेंडेंट अलाउ करते हैं जो साथ रह सकते हैं, राइट, प्राइवेट वाले में, शेड वाले में वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है, प्राइवेट में रह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका फॉर एन एग्जांपल आपका फ्राइडे को सर्जरी शेड्यूल हो गया, ठीक है, आपने प्री ऑपरेटिव करा लिया वेडनेसडे को, और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से सर्जरी शेड्यूलिंग सेंटर वाले सॉरी फ्राइडे को आपका ऑपरेशन शेड्यूल कर दिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप जैसे एक दिन पहले से मैं बताया, तो थर्सडे को फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, आप अपना एडमिशन ले लोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई ऐसा पे आपको नहीं करना होगा, जब डिस्चार्ज होगा उस टाइम पे आपको अमाउंट पे करना होगा, लेकिन आपको यहाँ पे एडमिशन ले लेना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एडमिशन ले लो, ठीक है, एक दिन पहले, और जैसे एडमिशन आप ले लोगे तो फिर वहाँ पे क्या है, एक अटेंडेंट अलाउड है, तो फिर उसके बाद उस दिन आपकी नाइट में, जैसे थर्सडे की नाइट में डॉक्टर भी आ सकते हैं, या उनका कोई अटेंडेंट जैसे होता है डॉक्टर का पर्सनल अटेंडेंट या जो भी होते हैं, वो आके आपका बेसिकली एक बार देख सकते हैं, चेकअप कंडीशन पूछ सकते हैं, और डिस्कस करने के एक बार बस एक बार नॉर्मल टॉक के लिए आ सकते हैं, बात करने के लिए, ठीक है। और आपका एक बार बीपी और ये सब चेक होगा ऑपरेशन से पहले, मॉर्निंग में भी, नाइट में भी, राइट, जैसे थर्सडे को नाइट में एक बार वो जो उनकी नर्स होती हैं वो बेसिकली आपका बीपी चेक कर लेंगे, ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या जो भी, वो एक बार चेक किया जाता है। और अर्ली मॉर्निंग जिस दिन आपका ऑपरेशन है, राइट, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ऑपरेशन डे पे ही बात कर लेते हैं जैसे, ठीक है, जैसे ये तो आपका हो गया ऑपरेशन से पहले, ठीक है, जैसे कि आप एडमिशन ले लिया, फिर नाइट में आपका बीपी चेक हुआ, डॉक्टर आए और ये सब डिस्कशन हुआ। जिस दिन आपका ऑपरेशन है, ठीक है, जिस दिन ऑपरेशन डे, वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऑपरेशन डे में क्या है, मॉर्निंग में बेसिकली लाइट आपको, आप अर्ली मॉर्निंग जैसे 6 बजे 6 या 6 to 6:30 AM, 6 से 6:30 बजे सुबह के हिसाब से आप लाइट ब्रेकफास्ट कर सकते हो, जैसे कि बिस्किट, चाय, ब्रेड टी, समथिंग, राइट, हैवी नहीं, एकदम लाइट। और उसके बाद फिर आपका एक बीपी चेकअप हो जाएगा मॉर्निंग के आसपास ही, ठीक है, जैसे कि वही 6:30, 7 बजे के आसपास, ये नॉर्मल है कि ठीक है, नहीं तो मेडिसिन वो लोग दे देते हैं जिससे नॉर्मल रहे, यदि ज़्यादा है तो। और उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे कि आपको ऑपरेशन थिएटर लिया जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर आपको लेने के लिए एक अटेंडेंट आएगा और आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जो ड्रेस पहनते हैं ऑपरेशन वाला वो सब आपको मिल जाएगा, पहले ही आपको तैयार रहना होगा उसको पहन के। तो ये अराउंड आप 7:30 के आसपास या उससे थोड़ा सा पहले भी बोल लो, अप्रॉक्स आपको ऑपरेशन थिएटर के पास ले जाएगा। वहाँ पे भी वो बेसिकली एक जगह आपको बैठना पड़ता है पहले, और डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर में नहीं एंटर करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है हॉस्पिटल के पास, संकट नेत्रालय के पास एवरीडे बहुत लोगों का ऑपरेशन होता है। तो बेसिकली ऑपरेशन थिएटर से पहले वो बेसिकली वो देखते हैं
एक तरह से आपको हैंड में एक रिबन भी पहनाया जाता है, जिससे कि वो मतलब कंफर्म करते हैं डॉक्टर की मतलब ऑपरेशन जिसका है वो नाम, ये सब के लिए बेसिकली आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं ऑपरेशन से पहले। तो आपको हैंड में पहना जाता है बैंड, और जिस आँख में ऑपरेशन है उसके 6 AM to 6:30 AM IST पे आप लाइट ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है। फिर बीपी आपका एक बार चेकअप हो जाएगा, और फिर आपको ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ेगा। वो एक अटेंडेंट आते हैं जो आपको 7:30 AM के आसपास, आपको सुबह 7:30 बजे के आसपास आपको ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे। और ऑपरेशन थिएटर से पहले भी वो बेसिकली आपको हैंड में एक रिबन बांधते हैं आइडेंटिटी के लिए कि ऑपरेशन जिनका हो रहा है कंफर्म करने के लिए। फिर जिस आँख में आपका ऑपरेशन उसके ऊपर आँख के ऊपर एक मार्क करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती है, ठीक है। फिर 7:30 बजे के आसपास आप ऑपरेशन थिएटर चले जाते हो। फिर 7:30 के बाद आपका लगभग ऑपरेशन जो है डिपेंड करता है, जैसे कि इन जनरल जो कॉमन ऑपरेशंस होती है जैसे कैटरैक्ट जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, उसमें आपको 30 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, आधे घंटे। लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑपरेशन इसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगा, जैसे मेरे पापा वाले केस में जैसे मैकुला का ऑपरेशन था, मैकुला आई का, तो इसमें बेसिकली मैकुला आई होल ट्रीटमेंट था, तो इसमें बेसिकली 1 घंटा 45 मिनट के आसपास लग गया, लगभग आप अप्रोक्स 2 घंटा बोल सकते हो, ठीक है। तो हर एक ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं लगता है। लेकिन कुछ कुछ ऑपरेशन है जिसमें टाइम लगता है, क्योंकि इस मैकुला होल में बेसिकली आँख में वो गैस बबल इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि वो आपकी जो बेसिकली जो रेटिना बेंड हो गया वो बेसिकली स्ट्रेट हो जाए फिर कुछ टाइम के बाद, इसलिए गैस बबल इंसर्ट किया जाता है आँख में। तो इसीलिए वो थोड़ा सा ये ऑपरेशन थोड़ा लेंदी था और थोड़ा टाइम टेकिंग था, नहीं तो ऐसे जनरली ऑपरेशन नहीं होती है। तो फॉर एन एग्जांपल आप 7:30 बजे आप ऑपरेशन थिएटर चले गए, फिर आपका ऑपरेशन स्टार्ट होता है, राइट। और फिर आप लगभग जैसे कि आपको जो भी उनके अटेंडेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो उस बिल्डिंग है उसके नीचे एक आपका वेटिंग रूम होता है, राइट। तो वहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर आपको बोलेंगे, जो भी अटेंडेंट है जिनका ऑपरेशन हो रहा है उनके साथ जो भी आया है वो अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे लिखवा दे। वहाँ पे एक आपको सेक्रेटरी वहाँ पे भी अवेलेबल रहेंगे। और जैसे ऑपरेशन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 8 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे 8 AM IST पे आपका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 8 AM IST पे आपका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 8 AM से फॉर एन एग्जांपल जैसे कि 1.5 घंटे का ऑपरेशन चला, राइट। जैसे हम लोग के केस में थोड़ा सा ऑपरेशन बड़ा था तो लगभग 1 घंटा 45 मिनट लग गया, राइट। तो जैसे ऑपरेशन खत्म हो जाता, जैसे फॉर एग्जांपल 10 AM IST सुबह 10 बजे ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये 10 AM IST पे डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर बेसिकली कॉल कर जो आपका ऑपरेशन किया है पेशेंट का, तो वो डॉक्टर बेसिकली कॉल करते हैं उस वेटिंग रूम में जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं उनको, ठीक है, कि बताने के लिए कि भाई पेशेंट ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ऐसा समथिंग, ठीक है। तो वेटिंग रूम में आप बैठे हो, ठीक है। तो आपके पास डॉक्टर का कॉल आएगा सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी से आपके पास आएगा, ठीक है। तो फिर आपको डॉक्टर बात करेंगे, बोलेंगे कि हाँ ऑपरेशन जैसा भी रहा, ठीक है, सक्सेसफुल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ देर में हम पेशेंट को जो वार्ड है उसमें शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। वार्ड में मतलब बेसिकली जो ऑपरेशन तो हो गया, तो ऑपरेशन थिएटर से फिर उसमें वार्ड जो आप जहाँ पहले आपने लिया था प्राइवेट वार्ड या जो कॉमन वार्ड लिया था उसमें आपको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। वार्ड में भी बेसिकली क्या है, जो प्राइवेट है उनकी कॉस्ट लगभग आपको, जो प्राइवेट है थोड़ी महंगी पड़ती है, लगभग आपको 3250 के आसपास पड़ता है एक दिन का। या आप जनरल लेते हो जिसमें शेयरिंग वाला होता है, 3 लोग एक साथ रहते हैं, 3 बेड लगी रहती है, उसका कॉस्ट अराउंड 1200 समथिंग आता है। तो डिपेंड करता है आप जैसा लेना चाहते हो, राइट। लेकिन जनरल में कोई आपको अटेंडेंट अलाउड नहीं होता है, बाकी प्राइवेट में एक अटेंडेंट रह सकता है साथ में पेशेंट के साथ, ठीक है। तो ये समथिंग है। तो ये आपका जनरल शिफ्ट हो गया, जनरल वार्ड का और प्राइवेट वार्ड का। और बेसिकली जब ऑपरेशन हो गया, 10 बजे ऑपरेशन हो गया, तो कुछ टाइम के बाद 10:30 के अप्रॉक्स कुछ आधा घंटा 40 मिनट के बाद डॉक्टर क्या करेंगे, या जो अटेंडेंट बेसिकली जो लेके गया था पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर, वही पेशेंट को वापस लेके वार्ड में शिफ्ट कर देगा, ठीक है, जो भी वार्ड में आपने लिया था प्राइवेट या जनरल वाला। एक बार जब आ जाता है तो फिर डॉक्टर ही बता देंगे आपको कॉल की, जब डॉक्टर का कॉल आया आपको 10 बजे के आसपास, तो डॉक्टर बता देंगे कि हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल है, और कुछ देर में पेशेंट शिफ्ट हो जाएंगे वार्ड में, और उनको आप कुछ लाइट खिला सकते हो, राइट। मतलब जैसे कि खिचड़ी हो गया या कुछ दलिया टाइप का, जो नॉर्मल चीज़ है, मतलब कुछ हार्ड नहीं, सॉफ्ट चीज़ खा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और उस दिन ही डॉक्टर बोलते हैं आपको डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है, जैसे कि उस पर बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ऑपरेशन आपका जिस दिन हो गया तो डॉक्टर ऐसा बोलेंगे कि आप उस दिन ही डिस्चार्ज हो सकते हो, ठीक है। तो डॉक्टर बेसिकली आपको डिस्चार्ज के लिए उस दिन ही बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आँख के ऑपरेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेसिकली एनेस्थीसिया दिया जाता है बेसिकली, जहाँ पे आपकी ऑपरेशन आँख में हो रही, बाकी आपकी पूरी बॉडी एक्टिव होती है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका कहीं स्टमक में या कहीं लेग में आपका ऑपरेशन होता है तो उसमें जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसका इफेक्ट, ऐसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट तो नॉर्मल बहुत 5-6 घंटे होता ही है, लेकिन वो बेसिकली आप कुछ चल नहीं सकते, कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो पूरा आपका वो काम नहीं करता है, वो बेसिकली वो कनेक्शन टूट जाता है, राइट, ब्रेन से। तो वो बेसिकली जो आपका जो पैर की जो चीज़ें हैं आप मूवमेंट कुछ भी नहीं कर पाते हो। लेकिन आँख के केस में क्या है, बस आपका आँख वाले जो एरिया है उतना ही दूर आपको एनेस्थीसिया रहता है, जिससे आपको कुछ पेन ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है, राइट, फील नहीं होता है। तो इसलिए आपको डॉक्टर बोलते हैं आप डिस्चार्ज हो सकते हो उस दिन ही, जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ है। आपका ऑपरेशन 10 से 11 बजे तक हो गया, 10 बजे तक हो गया या 9:30 बजे तक हो गया, तो आप 3 बजे तक अपना डिस्चार्ज लेके हॉस्पिटल से जा सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे मैं बेसिकली मैं यहाँ प्रिस्क्राइब करूँगा या सजेस्ट करूँगा लोगों को कि आप एक दिन रुक जाओ, राइट, क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़ी केयर अच्छी होती है, तो आप एक दिन एटलीस्ट 1 डे वहाँ पे स्टे कर लो। तो जैसे ऑपरेशन जिस दिन हुआ तो उस दिन एक दिन आप रुको, उसके अगले दिन डिस्चार्ज ले लो, राइट, तो बेटर रहेगा। तो अब क्या होगा, जैसे आपका जिस दिन ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि 10 बजे या 10:30 में आप अपने वार्ड में शिफ्ट कर गया, आपने 11 बजे के आसपास कुछ लाइट कुछ लंच भी कर लिया, ठीक है, हल्का, और हॉस्पिटल की कैंटीन भी है नीचे, तो वहाँ से भी आप जाके ला सकते हो लाइट जो भी खाना है, खिचड़ी, पोंगल या जो भी वहाँ की जो फूड है, ठीक है। और उसके बाद फिर डॉक्टर भी विजिट करते हैं आपको, जैसे डॉक्टर भी आएंगे विजिट करने के लिए, लगभग एक बार वो राउंड मारते हैं, जैसे कि 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, मुझे वो दिन में एक बार जैसे आएंगे और देखेंगे कि कैसा आपका कंडीशन है और कैसा, यदि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑपरेशन के बाद कुछ आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इस तरह बैठो, इस तरह स्लीप करो, जिससे कि वो आपकी ऑपरेशन बेटर हो। जैसे हमारे मतलब मेरे पापा वाले केस में, मैकुला होल के केस में एक फेस डाउन करके आपको रहना पड़ता है एटलीस्ट लगभग 1.5 मंथ के आसपास, 1.5-2 मंथ तक, और वो भी लंबा, मतलब आपको हर दिन लगभग 12 से 14 घंटा आपको ऐसे ही फेस डाउन करके स्लीप करना पड़ता है, जैसे कि वो जो गैस बबल है उसकी पोजीशन ठीक रहे और आपका जो बेसिकली जो रेटिना बेंड हुआ है वो फिर से वापस स्ट्रेट हो जाए। तो इसलिए आपको वो करना पड़ता है, राइट, एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज की तरह आपको वो बेसिकली 12 से 14 घंटा हर दिन करना पड़ता है लंबे समय तक, 1 से 1.5 मंथ के लिए, तब जाके वो जल्दी रिकवर करता है प्रॉब्लम। तो वो सब भी बेसिकली डॉक्टर देखने आते हैं कि आप प्रॉपर्ली वो एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, या प्रॉपर्ली आपकी कंडीशन कैसी है। लेकिन बहुत सारी ऑपरेशन में ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं होता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है आप, तो डॉक्टर बेसिकली विजिट करेंगे और आपको बेसिकली जो एडवाइस देना है उनको अच्छे से दे देंगे कि आप ठीक हो, जा सकते हो, डिस्चार्ज ले सकते हो, या रुकना है तो रुक भी सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर यदि आँख में जैसे आपकी एक पट्टी रहती है बंधी हुई, राइट, तो उस टाइम पे वो उसको नहीं खोलते हैं, यदि आप रुक रहे हो तो उस दिन उसको नहीं खोलते हैं, राइट, या आप नहीं भी रुकते तो भी अगले दिन आपको बुला लेते हैं फिर से हॉस्पिटल वो पट्टी हटाने के लिए। लेकिन यदि आप एक दिन स्टे कर रहे हो, 1 डे स्टे कर रहे हो, तो अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो लोग आएंगे डॉक्टर अपने अटेंडेंट के साथ, या उनका कोई, या अकेले भी आ सकते हैं, राइट, और फिर वो आँख का जो आपका पट्टी है उसको रिमूव करते हैं और फिर आपको एडवाइस भी बिल्कुल देंगे कि कैसे रहना है, आप आज डिस्चार्ज ले लो, ठीक है, डिस्चार्ज के बारे में बता देंगे और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ये बेसिकली वो एडवाइस के अंदर सारा फूड को लेके, और बाकी आप पूछ भी सकते हो डॉक्टर से, राइट, प्रिकॉशन के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या लेना है आपको, और जो भी प्रिकॉशन आप प्रॉपर लो, और फिर उसके बाद डिस्चार्ज आपको उस दिन मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले डिस्चार्ज लेने से पहले आपको जो रिमेनिंग फीस है आपको पे करना होगा, राइट। डिस्चार्ज समरी आपको तब मिल जाएगा, बेसिकली जो ऑपरेशन की चार्ज थी या जो भी आपकी जो वार्ड की चार्ज थी। और मैं देखा हूँ कि संकट नेत्रालय में जो चार्ज है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल है। आप बाकी दूसरे जगह जाओगे और मुझे लगता है महंगा ही पड़ेगा। जैसे हमारे पापा के केस में मैकुला होल एक छोटी ऑपरेशन नहीं थी, तो उसका भी कोई मिनिमम चार्ज था, 71-72,000 के अप्रॉक्स पड़ा, और बाकी जो हमारा वार्ड का था तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बाकी हॉस्पिटल के हिसाब से, और काफ़ी अच्छा सिस्टमेटिक इनका ठीक है, और अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। तो वो फिर डॉक्टर यहाँ पे आपको मॉर्निंग में एडवाइस दे देंगे पट्टी खोलने के बाद नेक्स्ट डे, और फिर अपना आप डिस्चार्ज लेके आप 10-11 बजे के आसपास फिर अपना होटल की तरफ मूव कर जाओ। अब क्या है, जैसे कि ये आपका डिस्चार्ज समरी तो मिला, डिस्चार्ज समरी के साथ आपको बेसिकली कुछ चीज़ें भी मिलेगी, जैसे कि आपको कुछ डिस्चार्ज समरी में ही बेसिकली मेंशन रहेगा, जो डिस्चार्ज समरी रहेगा उसमें आपको कुछ मेडिसिन के बारे में मेंशन रहेगा, आपको क्या क्या मेडिसिन लेना है, किस टाइम पे लेना है, ऐसे डॉक्टर भी बता देंगे आपको, लेकिन आप वहाँ पे भी उसमें पढ़ सकते हो, उसमें मेंशन रहेगा। फार्मेसी में भी पूछ सकते हो, तो मेडिसिन आपको कुछ लेनी होगी। और नेक्स्ट डिस्चार्ज समरी में ही बेसिकली नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मैं नहीं बोलूँगा, बेसिकली नेक्स्ट एक चेकअप के लिए वो फिर से डॉक्टर बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका ऑपरेशन हुआ है आज, तो लगभग 4 से 5 या 1 हफ्ते में विदिन 1 वीक मैं बोल देता हूँ, विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर एक बार फिर से वो देखेंगे डॉक्टर, ठीक है, आपकी कंडीशन आई की कैसी है, बेटर है या इम्प्रूव कितना हुआ है, वो एक बार देखते हैं, ठीक है।
और जैसा होगा उसके हिसाब से आपको फिर वो रिकमेंड करते हैं जाने के लिए अपना बैक टू होम, अपने जो जहाँ से भी आप जो स्टेट से आए हो, जहाँ से आए हो, राइट, वो आपको अलाउ कर देंगे। तो आप जैसे डिस्चार्ज समरी आपने लिया, ठीक है, मेडिसिन ले लिया, और फिर अपना आप होटल आ जाओ, ठीक है। और होटल के बाद आप नॉर्मल जो प्रिकॉशन जैसे बोले वो आप लो, एक हफ्ते अपना सही से रखो, फूड के हिसाब से जो भी प्रिकॉशन है सारा अच्छे से फुलफिल करो। और उसके बाद फिर आफ्टर 1 वीक जब वो डॉक्टर आपको बुलाएं, तो उसके बाद अपना आप बेसिकली अपना वो जो भी आपका अपॉइंटमेंट उस दिन मिला हुआ है, उस दिन डॉक्टर आपको चेकअप करेंगे, देखेंगे कंडीशन के हिसाब से सही लगा तो फिर आपको बोल देंगे कि आप अपना घर का टिकट लेके अपना घर आप जा सकते हो, टिकट आप ले लो और अपना आप घर जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो या ट्रेन से जा सकते हो, ये सब भी वो बताते हैं। जैसे हम लोग के केस में वो आँख में बबल था तो प्लेन अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम जाता है तो वो प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए वो डॉक्टर जैसे आपका चेकअप करते हैं, फिर उसके बाद फिर आपको जैसा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको होम घर का टिकट के लिए बोल देते हैं, आप टिकट ले लो और घर आप जा सकते हो। और फ्लाइट और ट्रेन जैसे मैं बताया वो कंडीशन के हिसाब से आपको बता देंगे, ठीक है। और फिर आप अपना आराम से खुशी खुशी आपकी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गई और अपना आप घर आ सकते हो। और बिल्कुल आपको जो भी प्रिकॉशन है वो कुछ दिन करना ही पड़ेगा। आपको एक पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीड्योर समथिंग मिल जाता है जिसमें आपको सारा मेंशन रहता है रिगार्डिंग हर एक चीज़ को लेके, फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेके या वर्क को लेके सारा कुछ यहाँ मेंशन रहता है। इसमें सारा डिटेल्स मेंशन रहता है, तो उस पैम्पलेट में आपको मेंशन रहेगा बात को लेके, आपको वर्क को लेके, फूड को लेके, जो भी चीज़ें आप उसमें पढ़ सकते हो। और आपको प्रिकॉशन अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। और अप्रॉक्स 2 मंथ के बाद आपको फिर से एक बार बुलाया जाएगा, जो कि बेसिकली आपको सेक्रेटरी बता देंगे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। वो खुद से ऑटोमेटिक भी आ सकता है या उनका वो सेक्रेटरी आपको बता देंगे कि आपको एक कॉल करना होगा या मेल कर दीजिएगा इस डेट पे, जैसे कि आपकी हम एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें सेम डॉक्टर जो आपका ऑपरेशन किया उनके साथ ने आफ्टर 2 मंथ के बाद, ठीक है। तो फिर जैसा आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो आप फिर जाना पड़ेगा आपको, और फिर वहाँ पे वो बेसिकली जो बेसिक वो टेस्ट बेसिक करा सकते हैं। जैसे मेरे पापा के केस में बेसिकली OCT नाम का एक टेस्ट होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं। तो उस टेस्ट से बेसिकली पता चल जाता है कि वो बेसिकली मैकुला हॉल फिल हुआ या क्या प्रॉब्लम है। तो वो टेस्ट करने से वो साफ रिपोर्ट में हम लोग भी देख पा रहे थे, और वो भी डॉक्टर भी बताएं कि नहीं वो सक्सेसफुल हो गया, क्लोज हो गया और आपको कोई इशू नहीं है। तो ये बेसिकली पूरा एक तरीका है संकर नेत्रालय का। तो सिस्टम काफ़ी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। आप सिंपल अपॉइंटमेंट यदि आपके पास है तो आराम से आप पहुंच जाओ, नहीं है तो आराम से ऑफलाइन भी जा सकते हो। फिर वहाँ पे आराम से आप मतलब डॉक्टर जैसे इनिशियल ऑप्टोमेट्रिस्ट के बाद वो इनिशियल डायग्नोस करेंगे, फिर आपका जो डॉक्टर है वो देखेंगे और फिर अकॉर्डिंग सजेस्ट एडवाइस करेंगे ऑपरेशन के लिए, या मेडिसिन से हो सकता है, राइट। और ऑपरेशन का भी सिस्टम ठीक है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो सर्जरी शेड्यूलिंग सेंटर वाले हैं वो आपका ऑपरेशन शेड्यूल करते हैं, और उसके पहले आपको प्री ऑपरेटिव कुछ टेस्ट करानी होती है वो करा लो, और फिर आपको वार्ड में आराम से जाके एडमिट हो जाओ एक दिन पहले, फिर आपकी ऑपरेशन अगले नेक्स्ट दिन हो जाएगी, और बस उसके बाद आप डिस्चार्ज ले सकते हो। एक दिन रुकने के बाद, एक दिन एटलीस्ट एक दिन रुक जाओ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्लीननेस बेटर रहता है मुझे लगता है बाकी जगहों से, और लोग भी होते हैं। क्लीननेस ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि जो डॉक्टर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, और बेसिकली उनकी नर्स जो उनके सिस्टम है आप उनके उसके अंदर रहते हैं, तो आराम से कुछ प्रॉब्लम है तो वो देख सकते हैं, राइट। तो एक अच्छा चीज़ है वो, तो बेटर है ये। और कुछ एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि संकर नेत्रालय का और भी ब्रांचेज़ हैं, कोलकाता में है, चेन्नई में ही और भी हैं कुछ तो और बाकी मुझे नहीं पता हैदराबाद में है या नहीं, कुछ और ब्रांचेस इनकी ओपन हुई हैं। तो आप कहीं भी नई ब्रांचेस जाते हो, नई ब्रांच जाते हो, तो एक बार वहाँ पे चेक कर लो वेबसाइट में जाके, जैसे मैं बताया कि कैसा उनका सिस्टम है वहाँ पे, मतलब डॉक्टर्स मतलब कितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, सीनियर हैं या बहुत जूनियर है, थोड़ा सा ये सब चेक कर सकते हो आप थोड़ा सा आपको। और चेन्नई जो इनका मेन ब्रांच है उससे भी आप देख सकते हो, क्योंकि चेन्नई में थोड़ा सा आपको ये बेटर फैसिलिटी मिलेगा कंपेरिजन टू अलग ब्रांचेस। जैसे कोलकाता में भी इनकी ब्रांचेस ओपन हो गई है ब्रांच, लेकिन उस ब्रांच में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम है, थोड़ी लेस है, और एक्सपीरियंस जितना चेन्नई में आपको डॉक्टर्स मिलेंगे उतने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स कोलकाता में नहीं मिलेंगे। तो डिपेंड करता है। तो ब्रांच तो है अवेलेबल, लेकिन आप थोड़ा यदि आप जा भी रहे हो ब्रांच विजिट करना, तो उससे पहले थोड़ा सा ये देख सकते हो, राइट, कि डॉक्टर्स कैसे हैं, कितने सीनियर हैं, क्वालिफाइड, ये सब सारा आप थोड़ा देख के एक बार जा सकते हो, बेटर रहेगा, राइट। क्योंकि आँख की सवाल है, राइट, तो आँख का इलाज बेटर होना चाहिए जिससे कि आपकी वो विज़न प्रॉपरली रहे और आप काम कर सको, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी संकर नेत्रालय के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बेटर लगा हो। आप इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ जो भी प्लान कर रहे हैं, या कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स जिनको ऐसा प्रॉब्लम है और वो सोच रहे हैं जाने का, तो आप प्लान कर सकते हो। और
कुछ यदि कुछ आपकी क्वेरी है संकट नेत्रालय को लेके, अभी जैसे कि कोई भी जो हम टॉपिक डिस्कस किए हॉस्पिटल को लेके या वहाँ के फूड के बारे में, होटल को लेके भी, तो आप कमेंट सेक्शन पे ऐड कर देना। मैं जितना जल्दी हो सके उसका आंसर दूंगा, ठीक है। और बाकी हॉस्पिटल बेटर है, आपको सेटिस्फेक्शन आपको लगेगा। और बस डॉक्टर आप थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम कहीं कहीं फेस करना होगा, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था, तो थोड़ा सा अब उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश आपको कहीं कहीं बोलना पड़े, नहीं तो लोग थोड़ा कोशिश करके समझ जाते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकता है। और बाकी ऐसा कोई चैलेंज नहीं होने वाला, और बाकी सारे कुछ सही से हो जाएगी, तो आप आराम से वहाँ पे जाओ, अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल कराओ और फिर खुशी खुशी अपना बैक टू होम आ जाओ। तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ऐड करना, और फिर मैं उसको कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आंसर देने का। ठीक है, धन्यवाद।